हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईडी क्लासेस पे। इस चैनल पे हम जो हैं वो सारी एनसीईआरटीज़ जो हैं वो कवर करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटीज़ जो हैं दे आर द बेस ऑफ एवरी प्रिपरेशन। तो जो भी बच्चे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बीट यूपीएससी, आप एसएससी की तैयारी करें या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई हैं तो वो उससे आपका बेस बन जाता है। ठीक है, तो NCERTs आर मस्ट एंड सो वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी NCERTs। तो इस चैनल पे, एडी क्लासेस चैनल पे, हम सारी की सारी NCERTs जो हैं वो कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज, बीट हिस्ट्री, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एवरी सब्जेक्ट की NCERT हम कवर करेंगे। हर चैप्टर कवर करेंगे इलोबरेट से और उसको डिटेल से। साथ में हम इस पे ये भी सीखेंगे कि इनसे कैसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, निकलते हैं, और कैसे इसमें क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं, और कौन कौन से प्रीवियस पेपर में इन NCERT से क्वेश्चन आए हैं। तो आज तो पहले हम ये 6th क्लास की NCERT है, तो हिस्ट्री की, जिसको हम पढ़ेंगे। ये देख लीजिए, ये NCERT है जिसको हम कवर करेंगे। तो इसका आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे, और डेली क्लासेस इसी पे एडी क्लासेस पे आपको डेली रेगुलर बेसिस पे आपको इस पे NCERT कवर की जाएंगी। तो पहले हम NCERT जो है हिस्ट्री कवर करेंगे सारी, 6 से लेकर 12 तक। उसके बाद में आगे हम इस पे और भी सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो ये बुक है NCERT। और NCERT ऐसा होता है कि आप ये मान लीजिए कि जैसे कि आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको न्यू की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो NCERTs आर न्यू, दे आर फाउंडेशन। सो अगर फाउंडेशन आपका मजबूत है, बिल्डिंग तभी खड़ी हो पाएगी। ओके, सो इसलिए हमको NCERTs बहुत ज़रूरी है, पढ़नी चाहिए। सो आज हम पढ़ेंगे ये 6th क्लास की NCERT, जिसका पहला चैप्टर जो है वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो ये NCERT जो है हिस्ट्री की हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री होती क्या है, व्हाट द हिस्ट्री इज़। ओके, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। कि अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो अगर कोई पूछ ले व्हाट द पॉलिटी इज़ एक्चुअली इज़, सो यू शुड बी एबल टू रिप्लाई दैट। ओके, आपको पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। तो हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होएगी, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो हिस्ट्री की डेफिनेशन जो होएगी वो होएगी, हिस्ट्री इज द सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ पास्ट। तो जो भी पास्ट की सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं उनको जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसी को इतिहास कहा जाता है। अब इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण आएंगी। दूसरी चीज़ इसमें ये एक वर्ड और होना चाहिए कि क्रोनोलॉजिकली। आपको आवाज़ मेरी समझ में आ रही होगी, क्रोनोलॉजिकली। तो क्रोनोलॉजिकली होना चाहिए, मतलब क्या है कि क्रमबद्ध होना चाहिए, एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। तो वो जब चीज़ें पढ़ते हैं उसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। तो ये हो गया। तो आज हमारा जो चैप्टर है, तो सबसे पहले तो हमें इसके अपनी बुक के टाइटल के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इस बुक का टाइटल क्या लिखा हुआ है, अवर पास्ट। ठीक है, तो ये जो अथर है उसने पास्ट क्यों यूज़ किया, प्यूलर क्यों यूज़ किया। ठीक है, ये पास्ट, ठीक है, ये प्यूलर उसने क्यों यूज़ किया, उसने सिंगुलर जो है पास्ट ये क्यों यूज़ नहीं किया। तो सबसे पहले तो ये, क्योंकि किताब पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए। तो उसने पास्ट इसलिए यूज़ किया बिकॉज इन एंशिएंट इंडिया व्हाट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। इतिहास सबका अलग अलग था। राजाओं का इतिहास वाज मच मोर डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन पीपल। आम आदमियों से वो डिफरेंट था, अलग था। तो इसी वजह से राइटर जो है पास्ट यूज़ करता है, ना कि पास्ट। इसलिए क्या होता है, पास्ट होता है। इसका किताब का नाम क्या है, अवर पास्ट, हमारा इतिहास। इट इज़ एन प्यूलर में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोटिस दिस थिंग बिफोर गोइंग विद दिस बुक। पॉज कर दो, मिटाई थी उसे। ठीक है, हाँ, तो पहला हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो क्या है, व्हाट,
वेयर, व्हेन एंड हाउ। तो इसमें क्या है कि इसमें हम सीखेंगे कि इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, हम जो पढ़ते हैं किन के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं जिसको इतिहास में पढ़ा जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली वो बताया गया है। तो इसमें क्या है कि इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। इतिहास में हमें पढ़ना है कि आदमी कैसे रहते थे, आदमी क्या खाते थे। बेसिकली हिस्ट्री इज़ क्या है, ह्यूमन का इतिहास है, ठीक है। ह्यूमन्स जो थे, जो आदमी हैं, उन लोगों ने क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स किए हैं, उन्हीं का क्रोनोलॉजिकली जो हम अध्ययन करते हैं, दैट इज़ अ हिस्ट्री, वही इतिहास है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट में होएगा क्या हम पढ़ेंगे, व्हाट, ये कहाँ से पढ़ेंगे, वेयर पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, एंड हाउ, कैसे पढ़ेंगे। तो ये इतिहास में जो है ये हम इसमें पहले चैप्टर में बताया गया। तो इसमें बताया गया कि आज कल हम कैसे, क्या इतिहास हमें कैसे पता चलता है, आज का क्या की घटनाएं हमें कैसे पता चलती हैं। आज की जो इवेंट्स होती हैं वो हमें क्या है, टेलीविज़न से, आज जो कम्युनिकेशन के इसने मीडियम्स हो गए हैं तो उससे हमें पता चल जाता है। बट इन द पास्ट थिंक अबाउट द एंशिएंट इंडिया, क्योंकि हमारी इतिहास क्या है, ये तीन तरह से पढ़ते हैं हम, एक एंशिएंट, देन मिडिवल एंड देन मॉडर्न। ये हमारे तीन पार्ट हैं हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के। तो एंशिएंट में क्या है, एंशिएंट में देवर लेक ऑफ रिटन सोर्सेस, लेक ऑफ रिटन सोर्सेस, रिटन सोर्सेस थे बेसिकली, देवर मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड मेनी मोर विच वी विल बी रीडिंग इन दिस बुक। बट वहाँ पे क्या था, इतना पेपर नहीं था, क्योंकि पेपर जो है वो 13th सेंचुरी में, इस सेंचुरी में वो अवेलेबल हुआ ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो इससे पहले क्या थे, रिटन सोर्सेज बट थे, लेकिन एंशिएंट इंडिया में ज़्यादातर जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मिडिवल में जब आते हैं 13th सेंचुरी, तो इसमें क्या है, रिटन सोर्सेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फिर मॉडर्न तक ये कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये इसमें रिटन सोर्स की कमी थी। तो इससे हमें कैसे पता, इतिहास पता चलेगा, आज तो पता चल जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, जो ये लोग यूज़ करते थे, जो ये लोग डिस्कार्ड करके गए, उन सारी चीज़ों से हमें इतिहास इनके एंशिएंट के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो एंशिएंट में क्या था, तो इसमें क्या है, जो हेडिंग है बुक की है, वेयर डिड पीपल लिव। आदमी कहाँ रहते थे इन एंशिएंट इंडिया, ओके, कहाँ रहते थे आदमी। तो आदमी जो है पहले कहाँ रहते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, हमारे इंडिया में जो हिस्ट्री शुरू हुई है 2 मिलियन ईयर्स एगो से माना जाता है, ठीक है। तो पैलोलिथिक एज, पहले स्टोन एज होता है, पैलोलिथिक होता है, देन मेसोलिथिक होता है, देन नियोलिथिक होता है, ओके। ये एज है, ठीक है। इसमें क्या था, स्टोन वाज इम्पोर्टेंट। अभी तक आदमी क्या है, तो आदमी का धीरे धीरे जो है वो उसने सारी चीज़ें सीखी। तो अभी स्टोन वो यूज़ कर रहा था, मेटल वाज नॉट इन्वेंटेड येट, अभी तक उसने मेटल का इस्तेमाल करना नहीं सीखा। पहले सबसे पहला मेटल कौन सा था जिसको यूज़ किया ह्यूमन्स ने, दैट वाज कॉपर, जिसको हिंदी में तांबा बोलते हैं। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, दीज आर दी एजेस विच आर टोटली डिपेंडेंट ऑन स्टोन फाउंडिंग्स, ओके। जो स्टोन की जो चीज़ें ये बनाते थे, यूज़ करते थे, उसी पे ये जो एज हैं वो बेस्ड हैं। उसके बाद में आदमी ने सबसे पहले ह्यूमन ने कॉपर का इन्वेंट किया, ठीक है, कॉपर को यूज़ करना शुरू किया। तो कॉपर क्या हुआ कि कॉपर और स्टोन जब प्लस दोनों को हुए तो इनसे एक नया एज बना जिसको कहते हैं चालकोलिथिक, चालकोलिथिक एज। एंड देन चालकोलिथिक के बाद में इसी में सीक्वेंस में फिर ये लोग और डेवलप करते हैं, कॉपर में ये लोग मिलाना सीख लेते हैं टिन। अब टिन भी एक धातु है, उसमें बना, तो इससे कॉपर प्लस टिन जब मिलाया जाता है तो वो बनता है ब्रोंज, ओके। ब्रोंज वाज मच मोर ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग था, तो इसको ब्रोंज को ये लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और जो ब्रोंज एज जब आता है तो उसी पे हमारी बेस्ड होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये पीरियड चलते हैं। तो इसी में अभी जो है हम कवर करेंगे ये वाला पोर्शन,
ठीक है, स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो ये वाले हम एज जो है वो करेंगे। तो स्टोन एज जो हम पढ़ रहे हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड देन नियोलिथिक, ये एज थे। हिंदी माध्यम वालों के लिए पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड देन नव पाषाण काल। इसमें स्टोन वाज इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसी में जो आदमी रहते थे, द पीपल वर हु वर लिविंग इन दीज स्टोन एजेस, दे वर कॉल्ड हंटर एंड गैदरर। ठीक है, इन वर्डों पे आप जो है वो फोकस कीजिएगा, हंटर एंड गैदरर। सो ये हंटर एंड गैदरर इन लोगों को कहा जाता था। सो बेसिकली जो इनका नाम था ये इनके ऑक्यूपेशन के ऊपर डाला गया, इनके व्यवसाय के ऊपर डाला गया था। फॉर एग्जांपल जो हंट करते थे उनको हंटर कहा गया, जो गैदर करते थे, गैदर मतलब इकट्ठा करना होता है, तो जो गैदर करते थे चीज़ें, कंदमूल वगैरह, उनको गैदर कहा जाता था। तो ये स्टोन एज में रहते थे। तो अब हंटर एंड गैदरर जो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स थे, तो ये हंट करते थे, गैदर करते थे, एग्रीकल्चर नहीं करते थे। देयर लाइफ वाज पास्टोरलिस्ट। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। तो इसी में आ रहा है कि वेयर डिड पीपल लिव, ये आदमी जो होते थे हंटर एंड गैदरर, ये कहाँ रहते थे। अब आप इन्हीं के इनसे देखिए कि हंटर एंड गैदरर, तो ये हंट करेंगे, शिकार करेंगे, और इनको कंदमूल वगैरह, फल वगैरह, ये जो खाने वाली चीज़ें जंगलों से वो इकट्ठा करेंगे। तो आप खुद सोचिए कि ये इंडिया में, क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये से मैप बना लेंगे। ठीक है, तो ये इंडिया में ऐसे बन जाए, जो भी कायदे ना बने, लेकिन हमें बस समझना है। तो हंटर गैदरर जो है ये कहाँ पे रहेंगे, आप बताइए हमें कुछ सोच के, कहाँ पे रहेंगे। तो देखो इनके लिए स्टोन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ पे ये रहेंगे वहाँ पे स्टोन होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। आदमी उस टाइम का भी उसको रहने के लिए वाटर वाज इंपॉर्टेंट, वाटर भी होना चाहिए। दूसरा क्या है, देखो हंटर गैदरर हैं तो वहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट वगैरह होना चाहिए, क्योंकि हंट करने के लिए एनिमल कहाँ मिलेंगे, फॉरेस्ट में मिलेंगे। गैदर करने के लिए उनको कुछ लाना है, कंदमूल, जड़ लानी है या पत्ते वगैरह लाने हैं, वो कहाँ मिलेंगे, फॉरेस्ट में। तो ये तीन चीज़ें जहाँ पर फिट होंगी, इस जगह में अवेलेबल पाई जाएंगी, आदमी वहीं पे ये हंटर गैदरर रहेंगे। वेयर डिड पीपल लिव, कहाँ रहेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश से नदी निकलती है, कौन सी, नर्मदा नदी। इसके ऊपर है विंध्या, देन इसके नीचे है सतपुरा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही एक जगह पे, आईएएस के एग्जाम में ही आया था कि विंध्या एंड सतपुरा जो है, नर्मदा नदी ये फ्लो होती है विंध्या एंड सतपुरा के बीच से। तो ये एक ऐसे ही आया था कि ये किसके बीच से फ्लो होती है, तो विंध्या एंड सतपुरा, ये पता होना चाहिए। तो इससे यहीं से देखो एक क्वेश्चन और बन जाता है। तो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले आदमी ये नर्मदा नदी के वैली में ही रहे थे। क्यों, देखो एक तो ये विंध्या है, ये सतपुरा है, पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, स्टोन उनको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। देन वाटर, नदी है, फ्रेश वाटर, आज पोल्यूट हो चुकी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत प्लेंटी में ये फ्रेश वाटर था, अवेलेबल था, तो वाटर वाज अवेलेबल देयर। सो एंड फॉरेस्ट, जब यहाँ पे वाटर्स हैं, अभी भी यहाँ पे क्या है, जंगल वगैरह पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। तो देखो यहाँ पे है, तो ये फॉरेस्ट वाज अवेलेबल, वाटर वाज अवेलेबल एंड स्टोन वाज अवेलेबल। सो ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द हंटर गैदरर वाज अवेलेबल ऑन दिस स्पॉट, यहाँ पे अवेलेबल था। तो यहाँ पे जो अवेलेबल था, तो सबसे पहले हंटर गैदरर इंडिया में जो है यहीं पे आए। तो उसी को एक बोलते हैं हंथ नोरा करके एक आदमी है, जहाँ पे जगह पाई गई है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे माना जाता है कि सबसे पहला आदमी वहाँ पे पाया गया था। अब यहीं पे इंडिया का मैप हमें बनाना आना चाहिए। ये पाकिस्तान इधर है, ये अफगानिस्तान हो जाएगा इधर, हम समझ लें, बिल्कुल परफेक्टली हमें नहीं बनाना, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे अगर अफगानिस्तान हो जाएगा तो ये हमारा पाकिस्तान हो गया। ठीक है, किरतार रेंज, सुलेमान रेंज, यहाँ पे अफगानिस्तान में हिंदू कुश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा माउंटेन यहाँ से कौन सा, हिमालय, नंगा पर्वत टू नमछा बरवा, ये ठीक है, नाम समझ लिया, नमछा बरवा, यहाँ तक हमारा हिमालय। तो देखो जब भी एंशियंट में जो आदमी आते थे वो पासेस से आते थे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, माउंटेन रेंज है। सो किरतार, सुलेमान, हिंदू केस, तो ये जो पासेस होते थे, बोलन पास, खैबर पास, इन्हीं से आदमी आते थे। तो ऐसा माना जाता है अफ्रीका से आदमी इंडिया में जो इन पासेस के दौरान नॉर्थ वेस्ट से आया था, तो यहाँ पे रहता था। यहाँ पे ये स्टोन वाज अवेलेबल,
यहाँ पे भी इंडस नदी बहती है मानसरोवर से ऐसे निकल के जाती है, ऐसे बहती है। तो इंडस नदी यहाँ पे तो यहाँ पे भी सेटलमेंट पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी सेटलमेंट जो है उनको पाया जाएगा। तो ये पहले तो इंडिया का मैप हम बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा बन गया इंडिया का मैप हम लोग। तो ये इंडिया का मैप बन गया। यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, मैंने बताया था। ऐसे यहाँ पे मानसरोवर से इंडस नदी बहती है, ये इंडस हो गई, ये नर्मदा हो गई। तो यहाँ पे आदमी रह रहे थे, यहाँ पे आदमी रह रहे थे। ऐसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स, आज भी गारो, जयंतिया, खासी मेघालय में है। तो गारो हिल्स, यहाँ पे भी हिल्स है। यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा इंडिया में बारिश कहाँ होती है? ईस्टर्न इंडिया में होती है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ डिक्रीज होती है धीरे धीरे, ओके। तो यहाँ पे भी आदमी रह रहे थे, ये जगह हो गई जहाँ पे आदमी रहते थे। अब हमें ये होना चाहिए कि इंडिया में सिविलाइजेशन कैसे हो इमर्ज हुई। सब फर्स्ट सिविलाइजेशन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता जिसको बोलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इमर्ज्ड। कहाँ पे निकली, कहाँ पे हुई? ये नॉर्थ वेस्ट में, ये वाले हिस्से में यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई, यहाँ पे हुई थी, ओके। तो ये जो इंडस है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, इन्हीं की ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? अब इसमें वर्ड एक दिया हुआ है ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी, ठीक है, इसको प्लूरल कर लेंगे, ट्रिब्यूटरीज होएगा। तो ये क्या होता है? तो ये वो होता है, इसको हम समझ लो ट्रिब्यूटरी मतलब ट्रिब्यूट करना, सहायता करना। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, चंबल, कोसी, सतलज, रावी, बियास। तो ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब ये पानी इसमें मिलाती हैं। इसी का उल्टा डिस्ट्रीब्यूटरी होता है, जो पानी ले लें, जैसे गंगा की, जो यहाँ से कोलकाता जिसके ऊपर हुगली, वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा से पानी लेके निकलती है। तो ये इसमें दिया है, तो हमने इसको कवर कर लिया साथ में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी एंड ट्रिब्यूटरी क्या होता है? तो अब ये जो है, अब देखो इंडिया में सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्ट से यहाँ पे इंडस के पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन, फर्स्ट सिविलाइजेशन जो थी वो इंडिया में इमर्ज हुई। यहाँ पे इमर्ज हुई, यहीं पे इमर्ज क्यों हुई? ठीक है, क्वेश्चन तो ये बनेगा, क्योंकि हम अगर कवर कर रहे हैं इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उससे, तो हमें एनालिटिकल होना चाहिए। वाई इंडस सिविलाइजेशन इमर्ज्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? यहाँ पे क्यों नहीं हुई? यहाँ पे लोग क्यों नहीं रहने आए? यहीं पे क्यों रहे? तो इसका रीज़न जो है, इसका रीज़न हम पढ़ेंगे कि यहीं पे क्यों हुआ। तो इसका रीज़न में पहला मैंने बताया कि जो है बारिश इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ईस्ट में होती है। ईस्ट से धीरे धीरे डिक्लाइन होती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ओके। तो यहाँ पे जैसे बारिश हो रही है 250 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बारिश होती है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे बारिश होती है 60 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बारिश डिक्लाइन होती है। अब आप ये बताइए कि जहाँ पे देखो, अगर अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आयरन इनके पास अभी इन्वेंट नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने बताया था आपको, अभी पूरा बताया था कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये 3 एज जो थे देवर डिपेंडेड ऑन द स्टोन के ऊपर डिपेंड थे। उसके बाद में आता है चाल्कोलिथिक, जिसमें कि वो कॉपर का यूज़ करने लगे थे। देन आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें वो ब्रोंज, कॉपर और टिन को मिला के यूज़ करते थे। अभी तक कहीं पे भी मैंने आयरन का जो है वो जिक्र नहीं किया है, आयरन अभी तक पिक्चर में नहीं आया। तो आयरन था नहीं, तो आयरन से बने हुए जो इक्विपमेंट होते हैं वो मजबूत होते हैं, उससे हम बड़े बड़े पेड़ों को काट सकते हैं, घने घने पेड़ों को, जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, मोटे मोटे पेड़ होते हैं, उनको आयरन से काटा जा सकता है इजीली। लेकिन अभी तक इनके पास आयरन था नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास। अब देखो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, ऐसे क्या है, हमें ज्योग्राफी भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे घने घने पेड़ होंगे, घने पेड़ होंगे, तो उनको ईजिली क्लियर करना स्टोन के टूल से ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है, ओके, डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इनके पास था नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे बारिश कम है। तो बारिश कम है, जाहिर सी बात है वहाँ पे पेड़ पौधे भी हल्के वगैरह होंगे, जिसको इजीली स्टोन से क्लियर किया जा सकता है। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो दैट्स वाई ये यहाँ पे हुए। अब देखो जैसे जैसे ये इसमें मेटल, जो मेटल्स वगैरह है, आयरन की जब ये खोज कर लेंगे 1000 BC, ठीक है, BC, ये आयरन इसमें पिक्चर में आ जाता है, लेटर वैदिक, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो जब यहाँ आ जाता है पिक्चर में, उसके बाद में क्या होता है, ये धीरे धीरे यहाँ से माइग्रेट, नॉर्थ वेस्ट से माइग्रेट करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और यहाँ पे पहला स्टेट जो बनता है वो मगधा, ठीक है, मगधा बनता है, इसी में दिया हुआ है। तो
तो मगधा बनता है, यहाँ पे स्टेट बनता है। तो देखो धीरे धीरे जो अगर आ जाए कि इंडिया में जो सिविलाइजेशन का मार्च हुआ है तो किधर से किधर को हुआ, तो सिविलाइजेशन जो मार्च हुआ है वो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मार्च हुआ है, धीरे धीरे चला है, ठीक है, बड़ी सिविलाइजेशन इंडिया में। तो एक तो ये इसमें कवर हो गया। अब थोड़ा हम इसको मिटाते हैं। हाँ, तो ये इंडिया का मैप हमारा, क्योंकि हमें मैप जरूर बनाना आना चाहिए। हमें जो चीज़ समझनी है, जो भी चीज़ समझनी है वो मैप से समझेंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, ये हो गया। अभी तक क्या था, हमने बताया कि जो सिविलाइजेशन का मार्च हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे हुई, फिर आर्यंस आएंगे, ये यहाँ पे होंगे, लेटर वैदिक में यहाँ पे आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे देखो यहाँ पे जो गंगा यमुना है बिहार में, बिहार के साउथ बिहार में मगधा, द फर्स्ट स्टेट जो इमर्ज होएगा इंडिया में, मगधा, वो यहाँ पे। तो मार्च कैसे हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ और जो है जानने लायक है वो ये है कि आपने सुना होगा इंडियन सब कंटिनेंट। ये क्या है, इंडियन सब कंटिनेंट क्यों बोलते हैं? तो इंडियन सब कंटिनेंट में क्या है कि इसको साउथ एशिया, ये भी नाम यूज़ किया जाता है, इंडियन सब कंटिनेंट। तो इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश कहाँ पे, यहाँ पे होएगा, ठीक है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये आ जाएंगे, ठीक है। साउथ एशिया को इंडियन सब कंटिनेंट, सब कंटिनेंट, कंटिनेंट मतलब कंटिनेंट हो गया, मतलब महाद्वीप, सब मतलब छोटा है, सब छोटा है, तो सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट इसलिए इसको बोल दिया जाता है क्योंकि इट इज़ लार्जर, काफ़ी जो छोटे छोटे होते हैं उससे ये एरिया में काफ़ी लार्ज है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, तो इट इज़ वेरी लार्ज बट स्टिल स्मॉल देन अ कंटिनेंट, कंटिनेंट से छोटा है और वैसे तो काफ़ी बड़ा है। और ये क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने बताया था सुलेमान, किरतार, हिंदू कुश, फिर यहाँ पे हिमालय है, फिर यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अरबियन सागर, इंडियन ओशियन। तो ये तीन तरफ से कहीं कहीं से सागरों से, यहाँ से हिल्स से, इनसे सेपरेट है एशिया से। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया, साउथ एशिया में आता है, लेकिन जो कि ये काफ़ी बड़ा है और इनसे अलग भी लगता है, तो इससे इंडिया का कल्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की वजह से इसको नाम ही दे दिया गया इंडियन सब कंटिनेंट। ओके, तो अब इसमें और दूसरी चीज़ क्या जानने लायक है कि इंडिया का नाम जो आज हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, भारत, एक तो भारत नाम यूज़ करते हैं, दूसरा नाम यूज़ करते हैं इंडिया। एक यूज़ करते हैं भारत, दूसरा यूज़ करते हैं इंडिया। ओके, भारत एंड इंडिया। सो जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल फर्स्ट, ये करता है भारत, दैट इज़ इंडिया, ऐसे बोलता है, ठीक है, करता है पॉलिटी में। तो भारत और इंडिया ये नाम हम यूज़ करते हैं। तो देखो भारत नाम जो है, ये हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो भारत जो है जब हम पढ़ेंगे, आर्यन कल्चर पढ़ेंगे, तो आर्यन कल्चर में क्या होता था, ये भारत एक ट्राइब होती थी, जनजाति। इट इज़ मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, इस ट्राइब का, भारत ट्राइब का ऋग्वेदा में उल्लेख भी किया गया है। तो जो भारत ट्राइब थी जो ऋग्वेदा में है, ऋग्वेदा कहाँ पे मेंशन हुआ, कहाँ पे लिखा गया था, ये नॉर्थ वेस्ट में। तो लिखा गया ये 4th सेंचुरी BC। अगर मैं लिखा गया बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उस टाइम पे, अगर मैं ये डेट दे रहा हूँ कि 15,000 जो है ये ऋग्वेद का एज है, ठीक है, अर्ली वैदिक एज जिसको बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ऋग्वेदा इस टाइम पे लिखा गया था। पहले क्या होता था, इन इंडिया में क्या होता है, हमारे में एक श्रुति सुन के वाला कल्चर होता है, तो ओरली बहुत टाइम तक ये डेवलप हुए। ऐसी काफ़ी किताबें होंगी जैसे मनुस्क्रिप्ट वगैरह बाद में जिनको लिखा गया, तो ये ओरली चलता था, ठीक है। बाद में इसको 4th सेंचुरी BC में लिखा गया। तो जो ऋग्वेदा में जो ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है भारत, उसी भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो अगर कोई पूछ ले कि भारत का नाम कैसे पड़ा, तो आप बताओगे कि भारत जो कि एक ट्राइब है, इट इज़ मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में, आर्यन कल्चर से रिलेट करता है ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में जो भारत ट्राइब पाई जाती है, उसी ट्राइब के नाम पे हमारे देश का भारत नाम पड़ा। ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ इंडिया, जो कि मॉडर्न नेम इंडिया। इंडिया कैसे पड़ा, तो हमें पता चाहिए ईरान और ग्रीक। देखो हमारे देश में हमेशा से बाहर से कांटेक्ट हम लोगों के बहुत अच्छे रहे हैं। वी वर वेरी मच फेमस
फॉर आर ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत फेमस थे। हमारा टेक्सटाइल, हमारे स्पाइसेस, इसी वजह से ना यूरोपियंस आए थे, ठीक है। तो वो हम मॉडर्न में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी चीज़ों की वजह से हमारी इमेज एंशियंट टाइम से ही वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी थी। तो जो ग्रीक एंड ईरानियंस आए, तो ये जब आए तो यहाँ इस वाले पोर्शन में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो यहाँ पे इंडस नदी निकलती है, सॉरी इंडस जो नदी निकलती है, ये नदी जो है इसी को ये लोग बोलते थे इंडोस। क्या बोलते थे? इंडोस। ओके, इंडोस बोलते थे। तो इंडोस का इसी नदी के नाम पर इन्होंने इंडिया, इंडोस इंडिया, उसको इंडिया कहने लगे, ठीक है। तो जो पार्ट ये वाला जो है, इसका जो इतना कल्चर, इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस का ये कल्चर से इतने ये लोग इन्फ्लुएंस थे कि इसी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया हो गया। तो समझ में आया भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा। तो ये तो दो नाम हो गए। एक होता है, एक इसी में बता दूं, हिंदू। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, हिंदू। तो हिंदू क्या है? नाउ अ डेज इट इज यूज्ड फॉर अ रिलीजियस पीपल, ठीक है। हिंदू ग्रुप उनको बोलते हैं, हिंदू आदमियों के लिए, जैसे मुस्लिम आदमी वैसे हिंदू आदमी, ऐसे बोलते हैं। बट बेसिकली इन क्या होता है कि हिस्ट्री में क्या होता है कि हिंदू क्या होता था कि अरब, जैसे ये ग्रीक ईरानी जो इंडिया का नाम दिया इंडस के ऊपर, ऐसे किया जो अरब सेलर्स, अरब व्यापारी जो आते थे इंडिया में, वो जो ईस्ट, ये जो इंडस नदी है, सिंधु नदी जिसको बोलते हैं, इसी के जो ईस्ट में लोग रहते थे, इसके ईस्ट में जो लोग रहते थे उनको कहते थे हिंदू। नाउअडेज अभी भी क्या है, व्हेन यू विल गो टू द अरेबियन कंट्रीज तो दे विल कॉल यू हिंदू इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन यू कम फ्रॉम। कोई भी रिलीजन से आप आते हैं, दे विल कॉल यू हिंदू। ओके, तो ये हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। अभी जैसे मैंने बताया कि एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि बाहर से भी आते थे आदमी, अंदर भी ट्रेवल करता था। ट्रेवलिंग वाज ऑलवेज प्रीफरेबल, हमेशा आदमी उसको प्रीफर करता था, पसंद करता था, ट्रेवल करता था। जबकि उस टाइम पे क्या था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आने जाने के साधन, आवागमन के साधन जो होते थे वो बहुत ही बैकवर्ड थे, फुट पे, ठीक है। पैरों से वो लोग जो है पैरों से ट्रेवल करते थे, आदमी पैदल ही ट्रेवल करता था। तो देखो, मान लो कि आप देश के बाहर से आते हैं, ठीक है। आप यहाँ से बाहर से आते, आप हैं, ये एक आदमी यहाँ रह रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से आते हैं, इसके साथ में मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ आप इसको सिखाएंगे, ये आपको सिखाएगा, ठीक है। तो इससे एक नई चीज़ होएगी, नई चीज़ पैदा हो जाएगी। तो इसी को होता है असिमिलेशन ऑफ कल्चर्स। जब एक संस्कृतियाँ, अलग अलग संस्कृति, आप कहीं और देश से आ रहे हैं, ये कहीं और से जा रहे हैं, तो आपका कल्चर होएगा डिफरेंट फ्रॉम द बीस कल्चर, बी के कल्चर से आपका कल्चर डिफरेंट होगा। लेकिन जब ये दो कल्चर आपस में मिलेंगे तो इनके सिंथेसिस से एक नई चीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि जो ये टर्क, जब हम मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें जो टर्क्स आए, ठीक है, टर्क जो आए यहाँ पे और हमारे इंडिया में, तो इनकी लैंग्वेज कौन सी थी? पर्शियन। यहाँ पे बोली जाती थी खड़ी बोली, हिंदी, जिसको हम लोग बोलते हैं। सो हिंदी, इनका कल्चर पर्शियन, हमारा कल्चर हिंदी, ये जब आपस में मिला तो एक नई चीज़ पैदा हुई, उर्दू। तो ऐसे ही उर्दू लैंग्वेज बनी। तो ऐसे ही एंशिएंट टाइम में भी जब आदमी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे तो उनके कल्चर से, कल्चर का इन्फ्लुएंस होता था। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि आदमी ऑलवेज ट्रेवल्ड इन द पास्ट एंड ड्यू टू द ट्रेवलिंग देयर असिमिलेशन ऑफ कल्चर्स एंड न्यू थिंग्स डेवलप्ड। ओके, ये चीज़ हमें पता रखनी है दिमाग में। फिर हमें इसमें और चीज़ क्या सीखना है, हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी है कि हम ये पास्ट वगैरह पढ़ लें, लेकिन जो हमारे चैप्टर का नाम था हाउ, व्हेन और कैसे, तो हमें ये सब चीज़ें पता कैसी होती हैं। जो हमारा पास्ट है, एंशिएंट इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अब इसके बारे में जानकारी हमें मिलती कैसी है? व्हाट आर दी सोर्सेस? अभी मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट इंडिया में रिटन सोर्सेस कम थे। क्यों? कागज़ वाज, पेपर वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। तो कागज़ नहीं था, पेपर नहीं था, क्योंकि पेपर जो है वो चाइना ने इन्वेंट किया था। किसने किया था? चाइना ने। और 13वीं सेंचुरी, मिडिवल इंडिया में ये काफ़ी पेपर अवेलेबल हो गया था। उससे इसी वजह से मिडिवल इंडिया में रिटन सोर्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इनके मुकाबले। तो सोर्स जो होते हैं एंशिएंट इंडिया में, सोर्स क्या हो, दो तरह के होंगे। तो एक तो होगा कौन सा? लिटरेरी, लिखे हुए,
दूसरा होएगा आर्कियोलॉजिकल, जो खोद के निकाले जाते हैं। दो ब्रांच होती हैं, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल, दो हो गए। तो इसी पे जो लिटरेरी स्रोत होंगे और आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस होंगे, ये क्या होगा, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या आ जाएगा, इनके जो पोर्ट्स, ठीक है, जो ये यूज़ करते थे, इनके टूल्स, वीपन्स जो ये छोड़ के गए, इनके हाउसेस, ये वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, लिटरेरी में ऐसे ही क्या हुआ, लिखे हुए। तो एक वर्ड जो इस टाइम पे हमें याद रखना है, मनुस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मानी क्या होता है, लिखा हुआ कोई चीज़। मनु, इट इज़ द लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, हैंड, हाथ। तो जो हाथ से लिखी जाती, उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस वाज नॉट देयर, प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो हाथ से जो चीज़ें कॉपी की जाती थी उन्हीं को मनुस्क्रिप्ट बोला जाता था। तो अब मनुस्क्रिप्ट लिखा किस पे जाता था, पेपर वाज था नहीं वहाँ पे, तो किस पे लिखा जाता था, तो ये बार्क पे, जो पेड़ों की खाल होती है उसको स्पेशली प्रिपेयर करके, जैसे क्या है, एक पेड़ होता है बिर्च, बार्क, तो इसकी बार्क पे लिखा जाता था। ऐसे पाम का पेड़ होता है, देखा होगा उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो इनकी लीव्स जो पत्ते होती हैं उनके ऊपर लिखा जाता था। तो ये मनुस्क्रिप्ट होती थी जो ऐसे लिखा जाता था। तो मनुस्क्रिप्ट हुआ। तो अब इन्हीं को जो लिखते हैं, तो हमारे कौन कौन से दो जो कैंडिडेट हैं वो इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं। एक तो कौन हो गए, हिस्टोरियन। अब हिस्टोरियन, दूसरे कौन हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट। तो हिस्टोरियन क्या होते हैं, हिस्टोरियन वो होते हैं जो कि रिटन सोर्स एज वेल एज जो खुदाई से प्राप्त हुए, उन दोनों को जो इस्तेमाल करके एक इतिहास को लिखने की कोशिश करते हैं, उनको बोला जाता है हिस्टोरियन। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो खुदाई से प्राप्त चीज़ों को अध्ययन करके उनके बेसिस पे जानकारी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये हिस्टोरियन है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, यही दो मतलब ग्रुप हैं, इनको हम डिटेक्टिव्स मान सकते हैं। ठीक है, क्या, डिटेक्टिव्स। जैसे आप देखते हैं सीबीआई वगैरह में, तो ये बिट थोड़ा सा करके ये डिटेक्टिव की तरीके से हिस्ट्री की खोज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हिस्ट्री की खोज करते हैं। अब पास्ट, जैसे मैंने बताया कि पास्ट, ये नाम इसका यूज हुआ, पास्ट मैंने शुरुआत में ही बताया था, पास्ट मतलब प्लूरल है, पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। तो इसी में जैसे दिया है इंस्क्रिप्शंस, तो जैसे मैंने ये मनुस्क्रिप्ट पढ़ा, तो इसे इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट्स क्या थी, ये लिखी जाती थी बिच बाग पाम लीव्स पे, हैंड रिटन होती थी। इंस्क्रिप्शन भी क्या होते हैं, रिटन सोर्स होते हैं। फ़र्क ये होता है कि ये इंस्क्रिप्शन जो होते हैं ये रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं। जैसे आपने मेटल पे लिख दिया, आपको कोई कॉपर की वो मिल गई, आपने उस पर लिख दिया, ठीक है, और पत्थर पे लिख दिया। जैसे सबसे इंस्क्रिप्शन जब भी नाम आएंगे तो एक नाम एंसेंट इंडिया में याद रखना, अशोका। ठीक है, अशोका मौर्यन डायनेस्टी के काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर अशोका। तो अशोका के ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जो है हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, ये वो रिटन सोर्स से ही होते हैं, लेकिन रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं, उन्हीं को इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है, जो कि अशोका के। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे तो वो किस में लिखे जाते थे, वो ज़्यादातर नॉर्मली ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, नॉर्मली ज़्यादातर। ठीक है, इंडिया में ज़्यादातर। लेकिन इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, अफगानिस्तान ऊपर वाला, पंजाब वाला, वहाँ पे जो ये इंस्क्रिप्शन अशोका के पाए गए हैं वो पाए गए हैं ग्रीक और अरामाइक, ये लैंग्वेजेस होती थी, ग्रीक, अरामाइक और अफगानिस्तान, स्पेशली जो अफगानिस्तान में पाई गई हैं वो खरोष्टी। एक अभी इसी में सिविल सर्विस के पेपर में, प्रीवियस पेपर में किसी में आया था क्वेश्चन कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस जो कि नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं वो किस में, ब्राह्मी में, उसमें ब्राह्मी ऑप्शन भी था। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो उन्होंने ब्राह्मी किया होगा। क्यों, क्योंकि ब्राह्मी जो है पूरे इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें स्टेटमेंट जो था वो था नॉर्थ वेस्ट में। हमें देखना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में। तो मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट में क्या, ग्रीक, अरामाइक और स्पेशली अफगानिस्तान में खरोष्टी। ओके, तो ग्रीक में पाए जाते थे, नॉर्थ वेस्ट में ग्रीक में पाए जाते थे। सो ये हमारा आज पहला चैप्टर हो गया है, और ऐसे ही आप हमारे करते रहिए, आगे चैप्टर जो है हम लाते रहेंगे, पूरी सीरीज़ कवर करेंगे।
अब हिस्ट्री भी पूरी कवर करेंगे और पॉलिटी भी पूरी कवर करेंगे, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट हैं। और आपका अगर आप इससे करोगे तो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होएगा, क्योंकि ये दीज आर द फाउंडेशंस, ठीक है, फाउंडेशंस। अगर फाउंडेशन आपका मजबूत नहीं है तो उस पर बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। तो अगर आपको ये लेक्चर जो है, जो हमने पढ़ाया, थोड़ा बहुत नॉलेज है वो आपसे शेयर किया, अगर आपको ये अच्छा लगा हुआ तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि क्या क्या अभी इम्प्रूव कर, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। ओके, शुरुआत हम लोगों ने की है, तो आप इसमें बताइए नीचे कमेंट करके कौन कौन सी चीज़ें हमको इम्प्रूव करनी है। और अगर अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, फिर हम मिलेंगे कल। ओके।